मैं आनंद आप लोग बोर्ड विजन एकेडमी में सबसे पहले स्वागत करता हूं। और ये बोर्ड विजन एकेडमी में आप लोग पढ़ते होंगे मैथ, जो अब है सर मैथ ट्रिकोनोमेट्री शुरू किए हैं आप लोगों के लिए। और मैं स्पेशल आप लोगों के लिए एसएसटी लेकर आया हूं। और एसएसटी में जो है आज पहला क्लास है और पहला क्लास में इतिहास शुरू किए हैं, ठीक है। और कोशिश मैं अपने करूंगा कि मैं आप लोगों को अच्छा दूं, ठीक है। तो इतिहास पहला 10th का जो है पहला चैप्टर इतिहास का है और वह चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। तो आइए इतिहास क्या है, इतिहास के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लें। उसके बाद यूरोप में क्या राष्ट्रवाद क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले इतिहास क्या है। तो इतिहास जो है दो चीज से मिलकर बना है इतिहास, इति और हास, ठीक है। इति मतलब होता है बीता हुआ और हास मतलब कहानी। आप लोग जो पिछला क्लास में 8-9 में पढ़ के आए होंगे। और इति मतलब बीता हुआ और हास मतलब कहानी। बीती हुई कहानी को जो पढ़ेंगे हम लोग उसी को बोलते हैं इतिहास। इतिहास जो है एक जुड़ा हुआ है। जैसे हम लोग अगर 17, 18, 19, 20 साल के अगर हो गए हैं तो 17, 18, 19, 20 साल का एक इतिहास है। पीछे अगर जाएंगे तो पीछे का एक इतिहास बन जाता है। शुरू से जन्म से लेकर के एक इतिहास आता है। और इतिहास का जो खोजा है तो वह इतिहास को खोजे हैं हेरोडोटस। इतिहास को कौन खोजे है? हेरोडोटस खोजे हैं, ठीक है। और इतिहास के बारे में ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है। और इतिहास भारत के, अब आइए भारत के जो पढ़े हैं यह यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। पहला चैप्टर जो है यूरोप में राष्ट्रवाद है। यूरोप एक क्या है? महादेश है। यूरोप क्या है? महादेश है। जैसा हम लोग जानते हैं कि भारत भी है, भारत जो है एशिया महादेश के अंतर्गत आता है। भारत कौन से महादेश के अंतर्गत आता है? एशिया, ठीक है। और सब महादेश जो है एक देश से नहीं बनता है। महादेश बहुत सारे देशों का मिलके एक देश महादेश बनाया जाता है जिसको महादेश कहते हैं। जैसे एशिया हो गए। टोटल महादेशों की संख्या जो है 7 है। टोटल महादेशों की संख्या कितना है? 7, जिसमें से आज हम लोग खास करके पढ़ेंगे यूरोप। क्या पढ़ेंगे? यूरोप पढ़ेंगे। और हम लोग जो भारत आते हैं, भारत जो आता है एशिया महादेश के, कौन सा महादेश के अंतर्गत आता है? एशिया। और जो महादेशों के अंतर्गत सबसे बड़ा देश महादेश है वह एशिया है। जो सबसे छोटा अगर मानेंगे तो ऑस्ट्रेलिया है। टोटल 7 है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। सबके बारे में तो अभी नहीं पढ़ेंगे। और सबसे पहला जो पढ़ेंगे हम लोग यूरोप। कौन सा पढ़ेंगे? यूरोप। यूरोप में कुल जो है देश आते हैं 44। कितना आता है? 44। यूरोप में टोटल देशों की संख्या कितना है? 44। और 44 में से पूरा देश नहीं पढ़ेंगे। 44 में से कुछ देश पढ़ेंगे जो जिसमें फ्रांस हो गए, इटली हो गए और यूनान हो गए। ये सब देश के बारे में पढ़ेंगे। पहला उसमें से पहला जो देश आता है, पहला जो पढ़ेंगे वह फ्रांस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फ्रांस पढ़ेंगे। और फ्रांस जो है, फ्रांस में 3 क्रांति महत्वपूर्ण थी, ठीक है। फ्रांस में कितना? 3 क्रांति महत्वपूर्ण थी। उसमें से पहला क्रांति 1789 में, दूसरा 1830 में और तीसरा 1848 में हुआ था। उसमें पहला जो वहां के राजा थे, जो क्रांति का मुख्य कारण था कि वहां के राजा जो थे एक निरंकुश शासक थे। अब निरंकुश आ गया तो निरंकुश क्या होता है? निरंकुश एक ऐसा देखा जाए तो निरंकुश उसको कहेंगे जैसे कोई चीज हम किसी से ले लिए और उसके बदले में हम उसको कुछ नहीं दे रहे हैं तो वह एक तरह का जुल्म जो होता है वह निरंकुश है। मतलब हम अपने आप आपसे ले रहे हैं मगर उसके बदले में हम कुछ नहीं दे पा रहे हैं, वह एक निरंकुश कहलाता है कि उससे काम तो ले रहे हैं पर उसके बदले में कुछ नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो उस समय जो है फ्रांस के राजा हुआ करते थे लुई 16। कौन? लुई 16। और लुई 16 जो वंश के अंतर्गत आते हैं तो वह बुर्बो वंश के अंतर्गत आते थे, ठीक है। बुर्बो वंश के अंतर्गत लुई 16 आते थे। उसके प्रति जो है फ्रांस में विद्रोह हुआ। और विद्रोह क्यों हुआ? क्योंकि वह जो एक निरंकुश शासक थे। निरंकुश शासक का मतलब तो बता दिए हैं। क्योंकि वह जो है आम जनता पर इतना टैक्स लगा दिया करते थे कि लोग जो है उसको
देने से परेशान हो जाते थे। लोग उसको चुकाते चुकाते परेशान हो गए थे, जिसके कारण से यह जो है फ्रांस में एक क्रांति पैदा हो गई। ठीक है, और यह क्रांति सबसे पहले जो है फ्रांस की क्रांति 1789 में शुरू हुई। जैसे हम बताएं कि फ्रांस में 3 क्रांति हुई, और उसमें जो है पहला क्रांति का मुख्य जो कारण था लुई 16वां था, जिसको लोग वहां के लोग चाहते थे कि नहीं, यहाँ से गद्दी से राजशाही राजतंत्र क्या हो, खत्म हो, क्योंकि राजतंत्र एक ऐसी प्रथा है जो कि राजा के बेटा ही राजा बनते हैं। राजतंत्र क्या है? राजतंत्र का मतलब होता है कि उसमें कोई लोगों का भागीदारी नहीं होती उसमें। मतलब जो अगर हमारा दादा परदादा अगर राजा है तो वही हम ही राजा बनेंगे, हमारे आने वाले जो भी है वही राजा बनेंगे, और कोई इसमें दूसरा नहीं बनता था। मगर अभी जो है, अभी एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में क्या होता है कि लोग चुन के आते हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक देश में लोग जनता के द्वारा चुन के एक शासक बनाया जाता है जो सबका प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, मगर राजतंत्र में ऐसा नहीं होता है। आप किसी को राजतंत्र में बोलने की आजादी नहीं है। अगर राजा बोल दिया नहीं अभी दिन है तो दिन होगा, अभी रात है तो रात होगी। मगर लोकतंत्र में ऐसा होता नहीं है। लोकतंत्र में कितना बड़ा भी शासक रहे, अगर जनता चाहे तो उसको हटा भी सकती है, उसको उखाड़ के फेंक भी सकती है। तो खैर हम लोग थे फ्रांस में, और फ्रांस की क्रांति में पढ़ रहे थे 1789 का। उसका मुख्य कारण जान रहे थे कि वहां के राजा जो लुई 16वां था, और उसके बारे में जान रहे थे। वहां जो है पहला क्रांति हुई जिसमें से लोग, वहां के लोग 3 गुटों में बट गए। ठीक है, वहां के लोग जो है 3 गुटों में बट गया। जो पहला था पादरी, दूसरा थे कुलीन, और तीसरा थे निम्न वर्ग। ठीक है, वहां के अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन की फ्रांस की क्रांति 1789 में जो हुई उसमें कितने पक्ष में बटे, तो तीन इसमें बट गए। पहला बटे पादरी, दूसरा कुलीन, तीसरा निम्न वर्ग। इसमें पादरी किसको बोलते हैं? जो पुजारी हुआ करते थे, मतलब चर्च में जो रहते थे, चर्च उसको बोलते थे पादरी। और दूसरा कुलीन जो होते थे वहां के अमीर लोग को, ठीक है, फ्रांस के अमीर लोगों को कुलीन कहते थे। ठीक है, और निम्न वर्ग मतलब आम जनता, जो गरीब लोग थे वहां के, और उसको निम्न वर्ग कहते हैं। सबसे ज्यादा टैक्स जो है निम्न वर्ग के लोगों, सबसे ज्यादा क्या, पादरी और कुलीन जो है टैक्स नहीं दिया करते थे। पादरी और कुलीन जो है दोनों में से किसी को टैक्स नहीं लगता था, न टैक्स फ्री था। मगर सबसे वहां के पूरा टैक्स जो है निम्न वर्ग के लोगों के लिए था, जो कि एक समस्या थी कि नहीं, इतना टैक्स हम नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण से 1789 में क्या हुआ कि एक क्रांति की शुरुआत हुई। तो आइए यही पढ़ते हैं, थोड़ा सा इनको अब लिख के समझते हैं। एक यूरोप में राष्ट्रवाद, जो राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि अपने देश का प्रेम, कोई भी देश से प्रेम करते हैं, सभी को अपने देश से प्यार होता है, यही एक राष्ट्रवाद है। जिस तरह से अगर जैसे हम लोग का पिछला मैच हुआ, मतलब T20 का मैच हुआ, तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, तो जानते हैं जैसे हम लोग पूरा जो है भारतवासी क्या करिए, सपोर्ट किए। क्योंकि हम लोग को देश के प्रति क्या है, प्यार है। तो यही एक राष्ट्रवाद है। अगर हम किसी को चाहते हैं अपने देश के प्रति जो भी जुनून है, वह क्या है, राष्ट्रवाद है। चाहे अच्छाई हो बुराई हो, जो भी हो हमारे देश के लिए, तो वह हम एक दूसरे देश को सुनाते हैं, तो वह राष्ट्रवाद है। आइए पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा लिख के समझते हैं कि जितना बात हमने बोला उसको थोड़ा सा लिख के समझते हैं। पहला इतिहास, ठीक है, इतिहास का अगर संधि करें तो इति जोड़ हास। ठीक है, इति मतलब होता है बीता हुआ, इति मतलब बीता हुआ, और हास मतलब कहानी। हास मतलब कहानी, बीती हुई कहानी को जो जिसके बारे में जिसमें पढ़ेंगे हम, उसको इतिहास कहा जाता है। ठीक है, जिसमें बीता हुआ चीज को पढ़ेंगे उसको इतिहास कहते हैं। तो इतिहास है, तो सबसे पहले इसके जनक को भी जानते हैं, मतलब इसके पिता किसको कहते हैं, इतिहास के पिता किसको कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इतिहास का पिता जो है, पिता हेरोडोटस है। कौन है?
इतिहास के पिता हेरोडोटस। ठीक है, इतिहास के पिता एग्जाम में कभी अगर पूछ देगा कि इतिहास के पिता किसको कहते हैं, तो हेरोडोटस को कहते हैं। उसके बाद थोड़ा सा जानते हैं कि भारत, लिख सकते हैं हम कि भारत जो है, भारत कौन सा महादेश में आएगा, तो एशिया। कौन सा महादेश में, एशिया। आगे का चैप्टर में पढ़ेंगे हम कि भारत के बारे में भी, मगर अभी मेन जो चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, तो मेन फोकस रहेगा कि हम यूरोप को जाने। थोड़ा सा इसके बारे में बता दें, यह जो है एशिया क्या है, सबसे बड़ा महादेश है, और इसमें टोटल देशों की संख्या कितना है, 48। कुल जो है 48 मतलब 48 देश जो है इसमें शामिल है। मगर यूरोप में आते हैं अब, यूरोप में जो है, यूरोप में 44 है। यूरोप में कितना है, 44। और उसको जानने से पहले थोड़ा सा राष्ट्रवाद के बारे उसके बारे में जानते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद जैसे हम बताएं इस शुरू में कि राष्ट्रवाद जो है देश के प्रति प्रेम की भावना, को राष्ट्रवाद कहते हैं। देश के प्रति प्रेम की भावना को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। और अब सीधे आते हैं यूरोप में, किसमें, यूरोप में आते हैं। मगर जानते हैं कि कुल महादेशों की संख्या, कुल महादेशों की संख्या कुल महादेशों की संख्या अगर पूछा जाए तो कितना है, 7 है। कितना है, 7 है। ठीक है, उसमें से क्या है, पहला एशिया, दूसरा क्या है, अफ्रीका, तीसरा क्या है, उत्तरी अमेरिका, चौथा क्या है, दक्षिणी अमेरिका, पांचवा क्या है, अंटार्कटिका, छठा यूरोप, सातवां ऑस्ट्रेलिया। जो सबसे छोटा महादेश के अंतर्गत आते हैं वह है, सबसे छोटा महादेश वो आते हैं ऑस्ट्रेलिया। क्या आते हैं, सबसे छोटा महादेश के अंतर्गत आते हैं ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा महादेश के अंतर्गत कौन आते हैं, एशिया। कौन आते हैं, सबसे बड़ा महादेश एशिया। ठीक है, जो हम लोग आते हैं भारत आते हैं, और कुल देशों की संख्या 48 है। मगर अभी इसको हम नहीं पढ़ेंगे किसको, यूरोप को। किसको पढ़ेंगे, यूरोप को। ठीक है, और आइए चलते हैं अब यूरोप के बारे में। आइए आगे पढ़ते हैं इसमें कि फ्रांस की जो सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ, और यूरोप में राष्ट्रवाद में सबसे पहले फ्रांस आता है। और फ्रांस में 3 क्रांतियां हुई, जो 1789, 1830 और 1848 में। मुख्य जो है फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण राजतंत्र था, जो वहां के लुई 16वां के विरुद्ध हुआ। ठीक है, और लुई 16वां जो है कौन सा वंश के अंतर्गत आते थे, बुर्बो वंश के अंतर्गत आते थे। ठीक है, लुई 16वां जो है कौन सा वंश के अंतर्गत आते हैं, तो बुर्बो वंश के। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कभी भी पूछ सकता है कि लुई 16वां जो है कौन सा वंश से थे, तो बुर्बो वंश से। ठीक है, और इसी के कारण ही लुई 16वां के कारण ही
जो है क्या हुआ, फ्रांस में क्रांतियां हुई। ठीक है, फ्रांस में क्रांतियां हुई और इसमें 3 क्रांति हुई, 1789, 1830 और 1848 में। उसके बाद फिर क्या आता है, गणतंत्र होता है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि गणतंत्र का मतलब एक क्या हुआ, वहां के लोगों का शासन होने लगा वहां पे। ठीक है, जब क्रांतियां खत्म हुई तो लोगों का शासन हुआ। 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण, ठीक है, वहां का 1789 का क्या कारण था कि वहां पर क्रांतियां हुई। तो सबसे पहले था लुई 16, कौन थे, वहां के जो राजा थे लुई 16 के विरुद्ध क्रांति हुई। सबसे मेन था कारण उसके विरुद्ध क्रांति। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लुई 16 जो है क्या थे, एक निरंकुश शासक थे। कैसे शासक थे, निरंकुश। ठीक है, निरंकुश का मतलब क्या होता है कि लोगों से बहुत ज्यादा क्या लेते थे, टैक्स लेते थे और उसके बदले में लोगों के लिए कुछ नहीं करते थे। वह बहुत ज्यादा फिजूल खर्च करते थे, उसकी पत्नियां भी बहुत ज्यादा फिजूल खर्च करती थी। समाज जो है, यह क्रांति 1789 का जो क्रांति हुई, समाज 3 वर्गों में विभाजित हो गया। पूछेगा क्वेश्चन कि फ्रांस की क्रांति 1789 के बाद समाज कितने वर्गों में विभाजित हुआ, तो 3 वर्गों में। कितना वर्गों में, 3। पहला था पादरी, दूसरा है कुलीन, तीसरा है निम्न वर्ग। पहला पादरी, दूसरा कुलीन, तीसरा को क्या है, निम्न वर्ग। पादरी किसको बोलते हैं, जो पुजारी होता है उसको पादरी कहते हैं। मतलब जैसे मंदिर में जो पुजारी रहते हैं परमानेंटली, उसको बोलते हैं। तो वहां पर जो फ्रांस में क्या है, चर्च में रहते थे पादरी, उसको पादरी बोलते हैं। पादरी मतलब पुजारी। और उसके बाद कुलीन उसको बोलते हैं, वहां के फ्रांस के जो अमीर लोग हैं, जो अमीर लोग होते थे उसको बोलते हैं कुलीन। ठीक है, और निम्न वर्ग मतलब आम जनता। निम्न वर्ग मतलब आम जनता। ठीक है, और यह दोनों से, पादरी और कुलीन से कोई टैक्स वसूली नहीं करते थे। कौन, लुई 16, जिसके कारण से वहां के आम जनता को पूरा जो है टैक्स भरना पड़ता था। जब आम जनता के ऊपर पूरा टैक्स का बोझ पड़ गया तो वहां के लोग जो है क्या कर दिया, एक क्रांति कर दिया, जिसमें क्या हुआ कि 1789 का क्रांति का कारण बना। और यह 1789 के क्रांति के परिणाम मतलब उसका रिजल्ट क्या हुआ। ठीक है, अगर हम लोग एग्जाम देते हैं तो ऑब्वियसली है कि एक ना एक रिजल्ट, एक दिन रिजल्ट आता है। तो वही 1789 के फ्रांस के 1789 का क्रांति का रिजल्ट, ठीक है, परिणाम मतलब रिजल्ट क्या हुआ, आखिर परिणाम, युद्ध हुआ, क्रांति हुई, तो उसका कुछ रिजल्ट आना चाहिए ना। तो रिजल्ट यह हुआ कि लुई 16, लुई जो है कभी कभी रोमन में ऐसे भी लिख दे सकता है एग्जामिनर जो है, आप लोग को बोर्ड एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि लुई 16 रोमन में, कैसे, रोमन में जैसे हम लोग पढ़े हैं। तो लुई 16 के राजशाही का अंत हो गया। जैसे 1789 का क्रांति क्या हुई, खत्म हुई, तो लुई 16 का अंत, उसका राजशाही खत्म हो गया। उसके बाद जनतंत्र की स्थापना हुई। जनतंत्र का स्थापना मतलब क्या हुआ कि वहां पर जो है लोगों का शासन होने लगा, लोग जो है अपनी सरकार को बनाने लगे, उसको जनतंत्र कहते हैं। और उसके बाद 1793 में क्या हुई कि लुई 16 के जो है फांसी की सजा दी गई। तो 1700 एग्जाम में आपका आ सकता है कि लुई 16 को फांसी कब दी गई, तो 1793। तो आज भर के लिए इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।